हमारी आज़ाद भारत की लगभग सारी सरकारें फेल हो चुकी हैं। जाति गणना से मेरा मतलब केवल गणना नहीं है, बल्कि उस गणना से जातियों का एक तरह से चरित्र चित्रण करना है कि किस जाति की हैसियत क्या है आज। अगर इस पर जानकारी प्रकाशित नहीं होती तो ये कदम भी मेरे ख्याल से प्रतिगामी ही कहलाएगा और बिहार सरकार भी इस परीक्षा में फेल होगी। मेरे हिसाब से कम फेल होगी। केवल रिजर्वेशन के आधार पर सामाजिक न्याय कभी नहीं आएगा। जाति गणना साध्य नहीं, साधन है। लिबरल दौर में किस भाषा का प्रयोग किया जाए और उसका आविष्कार कैसे किया जाए, ये हम जैसे लोगों में। पर मैं ये नहीं दर्शाना चाह रहा था कि नेहरू युग एक दुखांत है या वो एक किसी प्रकार की बहुत बड़ी लाचारी का दौर था या ऐसा कुछ था। उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जाति के विषय पर उसकी खास भूमिका ये रही है जिसका मैंने जिक्र किया है। मेरा बस सिर्फ इतना कहना। जो दूसरा सवाल पूछ रहे थे जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, और मेरा मानना ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जितने भी अध्ययन हो रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमतौर पे जिसे सरलीकृत करके इस तरह से पूछा जाता है कि अगर बाबा साहब अब आज होते तो क्या कहते। तो इसी लहजे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये ध्यान में रखना है, खासकर उनकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट्स हैं जैसे एनिहिलेशन कास्ट या जाति के सर्वनाश, इस तरह के, वो इस दौर में लिखी गई हैं जब चुनावी राजनीति का स्वरूप ही कुछ और था और उनके जो ज़्यादातर राइटिंग्स हैं वो 50 के दशक के पहले के हैं। और चुनावी जो दौर चला और चुनावी प्रक्रिया और उसका राजनीति पर जो असर हुआ, इस सब के बाद जाति की राजनीति किस तरह की होती, इसके बारे में वो क्या कहते, ये सब बहुत अहम सवाल है मेरे लिए। पर मेरा मुद्दा यही है, मैं जिस बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो ये है कि उनके लेखन को हमें पढ़ते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चुनावी राजनीति के पहले का लेखन है। इसके बाद का लेखन कैसे होता, ये हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन उस समय की राजनीति जो थी, वहाँ संख्या की भाषा दूसरी थी, वहाँ संख्या की भूमिका दूसरी थी और जाति की परिभाषा उस समय जिस चौखट में जाति की परिभाषा दी जा रही थी वो दूसरी थी। साथ ही साथ मैं जो अपने वक्तव्य में भी कह रहा था, जाति जनगणना से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ जाति नामों की संख्या गिनी जाए। इसके अलावा अलग अलग जातियों की सामाजिक आर्थिक हैसियत को भी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। उसके बिना सारी बहस अधूरी रह जाती है और इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, इसे प्रतिगामी दिशा दी जा सकती है, बड़े आसानी से दी जा सकती है। इसीलिए जाति गणना से मेरा मतलब केवल गणना नहीं है, बल्कि उस गणना से जातियों का एक तरह से चरित्र चित्रण करना है या सामाजिक स्तर पर उनका एक खाका खींचना है, चित्रण करना है, जिससे कि हमें ये एहसास हो कि कौन सी जाति कहाँ है। तो जो आप कह रहे थे कि ये आशंका की जो तीसरे सवाल में भी था कि मेजॉरिटेरियनिज्म वापस आ जाएगा, कि यादवों का राज फिर से आ जाएगा, और ये सब जो सवाल हैं, अगर आप इसके साथ ये ना प्रकाशित करें कि यादवों की माली हालत आज क्या है, अगर मान लीजिए जिस जनगणना से पता चलता है, मान लीजिए, मैं ये केवल एक ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो बहुत संपन्न है आज, तो क्या इसका राजनीतिक असर नहीं होगा? और कोई और ईबीसी जाति है जो बहुत ही विपन्न है, तो इसका भी कोई राजनीतिक असर तो होगा ना। आप केवल नाम और संख्या गिना दें
तो ये सब नहीं सामने आएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक आर्थिक जानकारी को भी सार्वजनिक करना। और आखिरी सवाल में ये पूछा गया था कि पॉलिसी ऑप्शंस रिजर्वेशन के अलावा क्या हैं। मैं जिस आयाम की बात कर रहा हूँ वो विशुद्ध राजनीतिक आयाम है। मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा यहाँ। मेरे ख्याल से पॉलिसी से जितना हो सकता था, जितनी हम अपेक्षा कर सकते थे, उतना अब हो चुका। और EWS रिजर्वेशन से सबको साफ हो जाना चाहिए कि जो रिजर्वेशन नाम की जो चीज़ थी उसका अब हुलिया ही बदल गया है। और उससे हम सामाजिक न्याय की कम से कम और कुछ उसकी अपेक्षा कर लें, उससे हम सामाजिक न्याय की अपेक्षा, केवल रिजर्वेशन के आधार पे सामाजिक न्याय कभी नहीं आएगा। तो ये सवाल है कि जातिगत जनगणना का राजनीति पर, राजनीतिक मानस पर, राजनीतिक सोच पर क्या असर पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से अहम सवाल है। इसमें हम जैसे लोगों का मानना है, यानी कथित उच्च जाति लोगों का मानना है कि या तो हम उस सेल्फी में है ही नहीं, क्योंकि जो भी उस सेल्फी में है वो सब जातिशुदा हैं, या हम कुछ अलग से हैं। हमारे चेहरे से दिखता है जो एक अजीब प्रकार की आभा है, कांति है हम में, जिससे जो दिखाता है कि हम में जाति नहीं है, हम जाति मुक्त हैं। और दूसरे हैं जो उसे बिल्कुल यानी जाति में जड़ित हैं, जाति जड़ित। तो यही समस्या है। जब हम सब समझेंगे कि इस सेल्फी में हम सब जातिशुदा हैं, तो एक शुरुआत हो सकती है। तो आपने बिल्कुल दुखती रग पे आपने हाथ रख दी। कहाँ बैठे हैं आप, दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, तो बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। और यही लड़ाई है कि मनवाने के लिए आपसे कुछ छीन नहीं रहे हैं हम। रखिए जो कुछ आपने बटोरा है, लेकिन मानिए कि किस रास्ते आप यहां पहुंचे। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरिट नाम की चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि उच्च जाति लोगों ने मेहनत नहीं की। ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसको अपनी मेहनत का क्या फल मिलता है और वो क्यों मिलता है, और जिसे हम मेरिट कहते हैं उसे जुटाने में जो संसाधन हैं, वो संसाधन किसके पास कितने हैं, सवाल ये है। विजुअलाइजिंग कास्टिज्म, दैट वाज द दूसरा सवाल था ना। इसी सवाल से जुड़ा हुआ है ये कि जो परोक्ष प्रकार की जातिवाद है उसे हम दृश्यमान कैसे बनाएं, किस तरह के प्रमाण हम इकट्ठा करें जिनके आधार पर हम कह सकते हैं। तो जातिगत भेदभाव का उपस्थित होना सामाजिक स्तर पर, व्यापक समाज के स्तर पर, इसके प्रमाण जुटाना बहुत मुश्किल है। और इसके ज़्यादातर प्रमाण, जिसे इसका मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा अभी, इन्फरेंशियल एविडेंस, सीधा प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण परोक्ष होगा। तो आप जैसे जो आमतौर पे जिस तरह के प्रमाण पेश किए जाते हैं, मेरे अपने काम में भी जिस तरह का मैंने पेश किया है कि जनसंख्या में उनका अनुपात, अमुक जाति समूह का अनुपात इतना है, और इन अच्छी नौकरियों में इनका अनुपात इतना है। तो एकल व्यक्तियों के बीच में काबिलियत के फर्क आ सकती है। कोई हो सकता है बहुत होशियार है, कोई इतना होशियार नहीं है, लेकिन समूहों के बीच में इस तरह का फर्क नहीं आ सकता। आज हम ये नहीं कह सकते कि गोरे बहुत बुद्धिमान होते हैं और काले लोग बेवकूफ़ होते हैं या उनमें बुद्धि नहीं होती, क्षीण बुद्धि के होते हैं। इस तरह की भाषा तो हम नहीं बोल सकते ना आज। तो समूहों की तुलना में जो भगवान ने जो भी बांटा है, और जैसे भी हो भगवान, लगभग बराबर ही बांटा है समूहों में। व्यक्तियों में फर्क हो सकता है, समूहों में इस स्तर पर फर्क नहीं हो सकता। और अगर हमें फर्क दिख रहा है तो उसका कारण मानव जनित, मैन मेड रीजंस फॉर दिस, और वो इन्फरेंशियल एविडेंस का मतलब यही होता है। तो इस तरह का प्रमाण, इस तरह के प्रमाण हमें मिलते हैं, इन्हीं पर हमें मेहनत करनी है। और यहां भी ईमानदारी बरतनी है कि बेईमानी के लिए तो बहुत जगह है ना, हर जगह। तो इस पर ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो इस तरह के प्रमाण जरूर जुटाए जा सकते हैं। सब कैटेगराइजेशन पे किसी ने पूछा था,
बिल्कुल होना चाहिए, हर कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इतना बड़ा है कि जब हम अनुपात की भाषा बोलते हैं तो संख्याओं की मतलब एक होता है, और जब हम गिनती की संख्या की बात करते हैं तो वो संख्या और होती है। तो हम जब कहते हैं कि अमीर लोग, करोड़पति लोग 1% हैं, तो प्रतिशत में जो आंकड़ा 1 आता है ना, लेकिन गिनती में किस चीज का 1%? 140 करोड़ का 1%। तो 140 करोड़ का 1% तो गिनती में तो बहुत होगा ना। तो ये हमें देखना है कि अनुपात की संख्या और गिनती की संख्या, इन दोनों में किस तरह का मेल है, और इस वजह से सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आज बड़े बड़े हमारा हर समूह अनुपात के रूप से छोटा होते हुए भी संख्या के रूप में बहुत बड़ा है, और इसमें आंतरिक विभाजन काफी गहरे हो चुके हैं अब, आर्थिक विभाजन, हर तरह के विभाजन। तो इनको संज्ञान में लेना जरूरी है, और इनके आधार पर सब कैटेगराइजेशन जरूरी है मेरे ख्याल से, इससे बचा नहीं जा सकता। डिनाइल ऑफ कास्ट जो नेहरू युग में हुआ, वो क्यों हुआ, ये अब जब हम युग चेतना की स्तर पर बात करने लगते हैं तो थोड़ा सा संकोच होता है कि हम कैसे बोलें इस स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पे। लेकिन 50 का दशक सारे विश्व में आशा का दशक था। ये स्पुतनिक का दशक था, ये कई तरह के टीके, इनोक्यूलेशंस सामने आए, यानी कि प्रगति, मानव प्रगति के बहुत सारे जो मील के पत्थर हैं वो इस युग में सामने आए थे। और इस युग में द्वितीय महायुद्ध के बाद का एक तरह का रिएक्शन का युग है, जहां लगता है कि अब विज्ञान के सहारे मानवता बहुत तरक्की करेगी और इन सब समस्याओं को पीछे छोड़ जाएगी। तो उस युग चेतना का एक भाग नेहरू जी भी थे, उससे बचे नहीं रह सकते थे वो। तो ये आशावाद एक तरह का, आज हमें वो लग सकता है, अजीब तरह की नादानी लग सकती है, मासूमियत लग सकती है, और कुछ लोगों को इसमें चतुराई नजर आ सकती है। लेकिन जो भी हो, उस संदर्भ में मेरे ख्याल से ये इतना, नेहरू जी इतना असहज या अस्वाभाविक या जमाने के प्रतिकूल हों, ऐसा नहीं है। तो वो जमाने के अनुकूल हैं, और वो जमाना आशावादी जमाना है, और इस वजह से शायद जाति का जो चेहरा आज हम देख रहे हैं वो चेहरा उनके सामने नहीं था। हिंदू एकता और जाति का सवाल, ये तो इसके बारे में शायद इतना कुछ लिखा गया है अब कि मुझे कहने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। किसी भी प्रकार की एकता राजनीतिक चीज़ होती है, कोई भी एकता स्वाभाविक चीज़ नहीं होती, कुदरती नहीं होती, और हर प्रकार की एकता के मांग के पीछे हित होते हैं, कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं। सिर्फ कारण के होने से कोई चीज़ बेजा नहीं हो जाती, नाजायज नहीं हो जाती। उन कारणों का परीक्षण करना है कि कौन से कारण आपको सही लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप सुने एकता की पुकार की जा रही है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये कौन ये गुहार लगा रहा है कि आप एकजुट रहो। क्या हित हैं जो इससे सज सकते हैं? क्या इन हितों के पक्ष में होना आपके लिए सही है, नहीं है? ये सारा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एकता की हर पुकार एक तरह से किसी स्वार्थ को साधती है। इसे स्वार्थ कह देने से मैं इसे कोई अपशब्द के रूप में नहीं प्रयोग कर रहा, पर कौन सा स्वार्थ है, किसका स्वार्थ है, उससे हमारा क्या रिश्ता है, इन सारे सवालों पे सोचना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम ये मान के चलें कि अगर आप जाति न गिने तो जातिवाद कम हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा या गायब हो जाएगा, ऐसा मानना सरासर गलत है। और आज 70 साल से ऊपर हो गए आज़ादी के, हमें इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जाति के न गिनने से जाति लुप्त नहीं हो जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी। ये अपना काम करती रहेगी, अपना असर दिखाती रहेगी, चाहे इसे आप गिने या ना गिने।
मेरा तीसरा प्रस्ताव है, ये भी हमारी जो सहजबोध की आदतें हैं, कॉमन सेंस की आदतें हैं, उनसे छुटकारा पाने का एक प्रयास है। ये प्रस्ताव ये कहता है कि हम जाति गणना को किसी भी समस्या का समाधान न समझें, न ही हम इसे कोई उपलब्धि माने, कोई सुविधा माने, कोई लाभ माने। आजकल ये भाषा चली हुई है ना, लाभान्वितों की गिनती हो रही है कि लाभान्वित परिवार कितने हैं। कहीं सिंगल इंजन सरकार है दुर्भाग्यवश, तो वहाँ कितने लाभान्वित परिवार हैं, और कहीं सौभाग्य से कहीं डबल इंजन सरकार है तो वहाँ कितने लाभान्वित परिवार हैं। तो ये किसी प्रकार का लाभ नहीं है, नहीं कोई ये उपलब्धि है जिससे हम छाती ठोक कर कहें कि अरे हमारे यहाँ हमने जाति गणना करा ली। जाति गणना साध्य नहीं, साधन है। ये किस चीज का साधन है इसके बारे में हम और तफसील से बात करेंगे, लेकिन जाति गणना किसी भी ताले की चाबी नहीं है, किसी समस्या का हल नहीं है, किसी गुत्थी को सुलझाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक लंबे सफर में का ये पहला छोटा सा कदम है। चौथा मेरा प्रस्ताव, ये गणना पर जो चौथा मेरा प्रस्ताव है वो ये है, मैं खासकर बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ है, जाति सर्वेक्षण, कानूनी कारणों के कारण उसे जनगणना नहीं कहा जा रहा है, तो जाति सर्वेक्षण जो हुआ बिहार में, उसको लेकर के बिहार की सरकार काफ़ी वाहवाही लूट रही है। कुछ हद तक ये वाजिब है, लेकिन मेरा चौथा प्रस्ताव ये है कि केवल जाति के नामों की गणना, ये अपने अगर यहीं ये कयास यहीं रुक जाता है तो ये एक प्रतिगामी पहल होगी, क्योंकि जाति के नामों के गणना के साथ साथ इससे संलग्न जो और जानकारी है, आर्थिक सामाजिक जानकारी, वो अनिवार्य है। उसके बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि किसी जाति की सदस्यता का सामाजिक अर्थ क्या है, आज सामाजिक मतलब क्या है। केवल जाति के नामों और उसकी जनसंख्या को गिना देने से कोरी अस्मिता की जो राजनीति है, केवल वही फल फूल सकेगी। किसी प्रकार की प्रगतिशील राजनीति इससे उग नहीं पाएगी। तो केवल जाति के नामों को गिनना ये प्रतिगामी है। और इस परीक्षा में अब तक हमारी आज़ाद भारत की लगभग सारी सरकारें फेल हो चुकी हैं। मेरे प्रदेश कर्नाटक में ये ऐसी जनगणना हुई, इसके अब काफ़ी अरसा बीत गया, लेकिन इसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए। इससे पहले शायद भारत में सबसे पहले अनौपचारिक तौर पे तमिलनाडु की सरकार ने ऐसी गिनती करवाई थी, ऐसा सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उसके नतीजे भी सार्वजनिक नहीं किए गए। तो बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कम से कम कोरे आंकड़ों को तो सार्वजनिक कर दिया। पर अगर बिहार सरकार यहीं रुक जाती है और बाकी जो इसके साथ जो छपने चाहिए, जो सार्वजनिक होने चाहिए, जो सामाजिक आर्थिक जो जानकारी है, जिससे हमें पता चले कि किस जाति की हैसियत क्या है आज, अगर इस पर जानकारी प्रकाशित नहीं होती तो ये कदम भी मेरे ख्याल से प्रतिगामी ही कहलाएगा और बिहार सरकार भी इस परीक्षा में फेल होगी, मेरे हिसाब से कम फेल होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।